नमस्कार। तो शुरू करते हैं एस्ट्रो लर्निंग बेसिक की अपनी चौथी क्लास। आज शनिवार के दिन 8 अक्टूबर। तो ये लोग मित्र ऑनलाइन है, लोग जुड़ जाएं और मैं चेक करूं कि आवाज आती है या नहीं। तो कैसे लग रहा है कि ये लोग जुड़े नहीं हैं ग्रुप। कमेंट आया है, आवाज आ रही है ना? ठीक है। नमस्कार सचिदानंद भाई। तो हमारे मित्र आनंद त्रिपाठी जुड़ गए हैं, तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में जाना, लग्न कैसे बनता है और राशियों का स्वभाव क्या है, उनका तत्व क्या है, इसके बारे में जाना। बेसिक का सिलेबस जो है उसमें मुझे लगता है कि ग्रहों के बारे में, जैसे हमने राशियों के बारे में जाना, वैसे हमें ग्रहों के बारे में भी जानना चाहिए। तो ग्रहों के बारे में हम आज थोड़ा जानेंगे और ये जानेंगे कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च होते हैं, किस राशि में नीच होते हैं और उनका आपस में संबंध कैसा है। और ठीक है, शुरू करते हैं तो बहुत सी चीजें जानेंगे। एक बार और इसको मैं चेक करूं। ठीक है प्रिंस जी, समय ही समय रहेगा। बेसिक की ये संभवतः आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद बेसिक में कुछ नहीं बताया जाएगा और अभी मैं एक हफ्ते बाहर रहने वाला हूं, तो आई थिंक सबके पास समय ही समय है देखने के लिए और सीखने के लिए। इसके बाद हम फिर आगे मिलेंगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं सबसे पहले कि सभी को ये मालूम हो गया है कि ये जो नक्षत्र है हमारा, इसमें कौन सा, इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं और साफ दिखाई देगा। ये लग रहा है आज रोशनी पर्याप्त है क्या? वो दिख नहीं रहा है। या फिर मेरी ही छाया पड़ रही है, इसको बंद कर देते। अभी भी साफ नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं क्यों साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो फोकस बढ़ाना चाहिए। हाँ, दिखाई दे रहा है। नहीं देख पा रहा था। खैर, अगली क्लास जो है वो आईफोन के साथ चलेगी, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं।
तो मैं ये मान लेता हूं कि आप सब लोग जान गए हैं कि यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ मेष राशि है। जानना चाहिए आप लोग को, मानना चाहिए, मतलब मैं गलत नहीं हूं। तो अगर आपने पहले क्लासेस की हैं तो आपको पता होगा कि जहाँ 1 है यानी 0 से 30 डिग्री के बीच में, वहां पे मेष राशि है। 2 यानी वृष, और 3 यानी मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 यानी मकर, 11 यानी कुंभ और 12 यानी मीन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो संभवतः इस क्लास को करने के लिए आप पहले आ गए हैं। आपको पहले पीछे के वीडियो देख लेने चाहिए। साफ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे तो साफ दिख रहा है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये मालूम होगा और हम आगे बढ़ते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि ये ग्रह उच्च का है, ये ग्रह नीच का है। ये किन परिस्थितियों में होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेष सूर्य जो है वो एक स्थिति आती है, जो मेष राशि में 14 अप्रैल को संचरण करता है और 10 डिग्री चल के 23-24 तारीख को वो जिस दिन 10 डिग्री पे होता है उस दिन अपने परम उच्च मान पे होता है। मतलब उस डिग्री पे सूर्य को परम उच्च माना जाता है। तो सूर्य मेष राशि में, ये मेष राशि है पहली राशि, इसकी 10वीं डिग्री पे सूर्य उच्च का होता है। उच्च, एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड होता है उच्च का। मतलब मेष राशि में 10 डिग्री यानी इस भचक्र में 10 डिग्री पे। चंद्रमा दूसरी राशि वृष राशि में 3 डिग्री पे, यहां पे 3 डिग्री पे, ओ सॉरी 30 नहीं, ये 3 डिग्री है। यहां 3 डिग्री पे वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा उच्च का हो गया। उच्च को हम ऐसे दिखाते हैं, मान लीजिए यहां पे एक्साल्टेड हो गया चंद्रमा। तो आप देखेंगे कि भचक्र में देखेंगे तो 30 और 3 35 डिग्री पे चंद्रमा उच्च का होता है। समझे आप? वृष राशि में 3 डिग्री और पूरे भचक्र में देखेंगे तो 33 डिग्री पे चंद्रमा उच्च का होता है। यहां कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र पड़ता है, तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का होता है। अब तीसरा ग्रह है मंगल। क्रम से हम बात करते हैं, सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल जो है वो इस मकर राशि में 28 डिग्री पे उच्च का होता है। यहां पे, यहां से चलेंगे तो 28 डिग्री मंगल उच्च का, मंगल उच्च का हो गया। समझे आप? मतलब शनि के नक्षत्र, शनि की राशि में 28 डिग्री पे मंगल उच्च का होता है। आप इसको पूरा गिने तो यहाँ पे 270 डिग्री है और 28 यानी 298 डिग्री, पूरे भचक्र के 298 डिग्री पे मंगल उच्च का होता है। अब इसके बाद बुध की बारी आती है। बुध कहाँ उच्च का होता है? ये परमोच्च डिग्री है जहां पे सुपर एक्साल्टेड होता है मंगल। मानते तो इस पूरी मकर राशि को उसकी उच्च की राशि है, सूर्य की पूरी मेष राशि को उच्च की मानते हैं, चंद्रमा की पूरी वृष राशि को उच्च की मानते हैं, लेकिन मैं उस डिग्री की बात कर रहा हूं जहां परम उच्च मतलब एब्सोल्यूट एक्साल्टेड होता है। तो ये मकर राशि में 28 डिग्री पे। आपको याद जब रखना होगा तो सूर्य की राशि मेष उच्च, चंद्रमा की वृष, मंगल की मकर, अब बुध की। बुध इस राशि में, अपनी ही राशि में ठीक 15 डिग्री पे
15 डिग्री पे कन्या में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बुध उच्च का होता है। 6 कन्या, बुध उच्च का हो गया। 15 डिग्री पे सुपर एक्साल्टेड, मतलब एब्सोल्यूट एक्साल्टेड, परम उच्च डिग्री है। तो आपने देखा कि बुध यहां पे उच्च का होता है। अब गुरु जो है वो इस चौथी राशि में 6 डिग्री पे, मतलब 5 डिग्री पे इस राशि में, चौथी राशि कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में 5 डिग्री पे गुरु परम उच्च होता है। तो भचक्र में देखें तो 90, 5, 95 डिग्री पे पूरे भचक्र को देखें तो कर्क राशि में 5 डिग्री पे, पूरे भचक्र में 95 डिग्री पे गुरु उच्च का होता है। ऐसे ही बुध जो है कन्या राशि में 15 डिग्री पर पूरे भचक्र में 165 डिग्री पे उच्च का होता है। अब गुरु के बाद शुक्र जो है वो यहां पे मीन राशि में, अंतिम राशि में शुक्र उच्च का होता है। समझा? तो अच्छा, हाँ, डिग्री ये 27 डिग्री है। 27 डिग्री यानी 330 और 27 मतलब 357 डिग्री यानी 27 डिग्री पे ये उच्च का होता है शुक्र। मतलब ये 360 डिग्री के भचक्र के सिर्फ एग्जैक्ट 3 डिग्री पीछे यहां पे शुक्र उच्च का हो गया। तो आपने देख लिया कि ये सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा वृष राशि में, मंगल यहाँ पे मकर राशि में, गुरु कर्क राशि में, बुध कन्या राशि में और ठीक सामने शुक्र मीन राशि में। और एक ग्रह शनि बचता है। तो शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का होता है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। विद्यालय के लिए निकलना पड़ा है। आज लग रहा है काफी लोग नहीं है। प्रिंस जी क्षमा मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जो लोग नहीं हैं वो लोग बाद में देख लेंगे। आज विद्यालय खुले हुए हैं तो लोग बेसिक से जुड़े। हाँ, श्रुतिकेत जी नमस्कार। तो यहाँ पे 20 डिग्री पे यानी 20 डिग्री पे शनि तुला राशि में उच्च का होता है। शनि उच्च का यानी पूरे भचक्र में 200 डिग्री जहां होती है वहां शनि उच्च का होता है। तो अब आपने एक चीज नोटिस की। अच्छा, ग्रह नीच कहां होते हैं? राहु केतु के बारे में कुछ लोग बात करते हैं कि उनको भी बताया जाए। हालांकि राहु केतु कोई छाया ग्रह नहीं है, क्योंकि वो अपने स्थान से मूव नहीं करते हैं, इसलिए ये कहना कि वो कहाँ जाके उच्च हो जाते हैं तो ये तो तर्क संगत नहीं है। लेकिन चूंकि भचक्र मूवेबल है इसलिए राहु केतु भी उल्टी दिशा में घूमते हैं। दरअसल वो घूमते नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर है। ये वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हों, स्टेशन खड़ा है, हम पूरब की ओर जा रहे हो तो ट्रेन में से हमें लगता है कि स्टेशन पश्चिम की तरफ, उल्टी तरफ जा रहा है। तो वैसे ही राहु केतु जिस दिशा में हम सारे ग्रह चलते हैं हमारे, उसके चूंकि विपरीत दिशा
वो स्थिर है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वक्री विपरीत दिशा में चल रहा है, तो चलते नहीं है। तो खैर एक चीज थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है, टाइम हो गया। तो राहु को कुछ लोग मतांतर से, कुछ लोग वृष राशि में उच्च का मानते हैं और कुछ लोग मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। इसी तरह केतु को कुछ लोग वृश्चिक राशि में, कुछ लोग यहां मानते हैं राहु को वृष में, कुछ लोग मिथुन में मानते हैं। मैं अपनी राय भी आपको बता देता हूं। तो इसके ठीक सामने केतु को कुछ लोग वृश्चिक राशि में और कुछ लोग धनु राशि में मानते हैं। मैं अपनी समझ से जो मुझे लगता है, जो मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि मिथुन राशि में जहां राहु का नक्षत्र पड़ता है वहां को राहु को उच्च का मानना चाहिए। ठीक ऐसे ही केतु को यहाँ पे, जहां पे 240 से 253 डिग्री के बीच उसका नक्षत्र मूल पड़ता है, उसको यहाँ पे उच्च का मानना चाहिए। अगर इस नक्षत्र में केतु बैठा हो तो उच्च का है, और अगर इस नक्षत्र में आर्द्रा में राहु बैठा हो तो उच्च जैसा फल देता है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, तो और लोग मानने वाले मानते हैं कि वो वृश्चिक, अभी हम नहीं मानेंगे। तो वृश्चिक में केतु उच्च का होता है, लेकिन विद्वान मानते हैं और विद्वानों का मैं आदर करता हूं, इसलिए मैं इस पर कोई तर्क नहीं करूंगा। हम ये मानते हैं कि मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है और धनु में केतु उच्च का होता है। अब आप समझ गए कि कौन से ग्रह कहां उच्च के होते हैं। सूर्य मेष में, चंद्रमा वृष में, मंगल मकर में, गुरु कर्क में, बुध कन्या में, शुक्र मीन में और शनि तुला में। आपने, अब आप देखेंगे कि अब आप दूसरी चीज नीच कहां होते हैं। इसी के सच सामने 180 डिग्री पे सूर्य नीच हो जाएगा। यहां तुला में जहां शनि उच्च का होता है 20 डिग्री में, वहीं सूर्य नीच का हो जाता है, नीच हो जाता है, डेविलिएटेड हो जाता है। चंद्रमा जहां पे है ठीक इसके सामने 180 डिग्री पे वृश्चिक राशि में, ठीक 180 डिग्री, यानी कि वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। मंगल जहां उच्च का है ठीक उसके सामने, यानी कर्क राशि में 28 डिग्री पे मंगल नीच का हो जाता है, मंगल नीच हो गया। गुरु जहां है ठीक उसके सामने मकर राशि में 5 डिग्री पे नीच का हो जाता है, गुरु नीच हो गया। और शनि जहां है तुला राशि में उच्च का, ठीक इसके सामने ये वहीं जहां पर सूर्य उच्च का होता है उसी राशि में शनि जो है नीच का हो जाता है, शनि नीच हो गया 20 डिग्री पे। और अब मंगल से मंगल को मिला दिया जाए, गुरु से गुरु को मिला दिया जाए। अब शुक्र का और बुध का देखिए, बुध जिस राशि में उच्च का है उसी के सामने 15 डिग्री पे नीच का हो गया, और शुक्र जिस राशि में उच्च का है 27 डिग्री का, उसी के सामने 27 डिग्री पे शुक्र जो है नीच का हो गया। यहां बुध जो है उच्च का हो गया। आपने देखा, जहां सूर्य उच्च का है वहां शनि नीच का है, जहां शनि उच्च का है वहां सूर्य नीच का है, जहां गुरु उच्च का है वहां मंगल नीच का है, और जहां गुरु नीच का है वहां मंगल उच्च का है। डिग्री का अंतर है, अलग अलग डिग्री इसके। चंद्रमा ऐसा है
कि चंद्रमा जहां उच्च का होता है उसके सामने कोई ग्रह नहीं है, मतलब वृश्चिक राशि में कोई ग्रह चंद्रमा के अलावा उच्च या नीच का नहीं होता। अब आप देखेंगे कि सूर्य की जो राशि है सिंह और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, इसमें कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं होता। इसी तरह बुध की जो राशि है मिथुन और गुरु की जो राशि है धनु, राहु केतु को प्रकारांतर से मानते हैं, लेकिन वाकई में कोई ग्रह यहाँ उच्च नीच का नहीं होता। फिर भी राहु केतु को मानते हैं इसलिए अपवाद है। लेकिन ये जो है सिंह राशि और ये कुंभ राशि, यहाँ पे कोई ग्रह न उच्च का होता है न नीच का होता है। तो आपने समझ लिया ये ग्रहों की डिग्री का चार्ट, जहां सूर्य तुला में उच्च का सूर्य मेष में उच्च का, शनि यहाँ नीच का, सूर्य तुला में नीच का तो शनि यहाँ उच्च का, चंद्रमा वृश्चिक में उच्च का, वृष में उच्च का, वृश्चिक में नीच का, गुरु कर्क में उच्च का, मंगल यहाँ नीच का होता है, और मकर में गुरु नीच हो जाता है, मंगल यहाँ उच्च हो जाता है। बुध कन्या में उच्च का, लेकिन यहाँ शुक्र नीच का होता है, और मीन में बुध नीच का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र उच्च का होता है। तो अगर बुध और शुक्र अक्सर एक साथ होते हैं, एक ही राशि में बैठे हो, तो नीच भंग होता है। नीच भंग के बारे में आगे जानेंगे, इस बारे में बात न करें। राहु केतु के बारे में मैंने बता दिया कि कुछ विद्वान वृष में राहु को उच्च का मानते हैं, कुछ विद्वान मिथुन में मानते हैं, मैं मिथुन में मानता हूँ। इसी तरह वृष में भी राहु अच्छे फल देता है। इसी तरह केतु को कुछ लोग वृश्चिक में उच्च का मानते हैं, कुछ लोग धनु में उच्च का मानते हैं। मैं धनु में उच्च का मानता हूँ, क्योंकि वहां उसका नक्षत्र मूल पड़ता है। तो अब इसको हम चार्ट को मिटा देते हैं। ग्रुप के सदस्यों को इसका एक बढ़िया वो बना के दिया जाएगा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की बेसिक उसकी आखिरी क्लास है, इसलिए आप जो मैंने सोचा तो था 5 क्लासेस चलाने के लिए इसको, लेकिन ऐसा कुछ संयोग बना कि पिछली क्लास जो है वो 2 क्लासों का जो सिलेबस था वो प्रश्न करने की वजह से मुझे बताना पड़ गया, इसलिए 1 क्लास की मेहनत या जहमत जो है वो बच गई। तो अभी मैं देखता हूं और कौन लोग जुड़े हुए हैं। श्रुति कीर्ति जी, मैं आपको इसकी एक फोटो दूंगा, इसी आपके कमेंट के रिप्लाई में, या फिर मैं अलग से इस पोस्ट पे एवरीवन लिख के वो शार्ट शेयर कर दूंगा, वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिसको आप अच्छे से देख सकेंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि ग्रहों का आपसी संबंध कैसा है, किस तरह से वो एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और उनकी प्रकृति क्या है, ये जानना आवश्यक है। हम एस्ट्रोलॉजी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले तो हम जान लें कि कौन से ग्रह जो हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। कैमरा सही बोर्ड दिख रहा है? एक्चुअली ये जो जब आप लोग कमेंट लिखते हैं और मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, तो स्टैंड अपनी जगह से घूम जाता है और घूम के कैमरा जो है क्या चल रहा है यहाँ, कौन से ग्रह वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा और ही घुमा देता हूं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुभ ग्रहों की बात करते हैं। बृहस्पति जो है गुरु शुभ ग्रह। क्या मेरा हो गया, मैं इतनी मिस्टेक्स कैसे करने लगा, बड़ा वो लगा लिया मैंने। गुरु शुभ ग्रह है। शुक्र जो है ये
शुभ ग्रह है। ये दोनों ग्रह सर्वथा शुभ माने जाते हैं। जिसकी कुंडली में मारकेश होते हैं यानी मारक भाव के भी स्वामी होते हैं, उसमें भी लगभग शुभ, मतलब मारक जैसे प्रभाव तो नहीं ही देते हैं। दूसरा ग्रह है मंगल। ये मंगल क्रूर ग्रह, ये लिखना भूल गया क्या हो रहा है। मुझे लगता है आज मैं थोड़े स्ट्रेस में नहीं हूं, मैं उतना कूल नहीं हूं जितना रहता हूं। मंगल। तीसरा है सूर्य। ये भी क्रूर है, लेकिन क्रूरता में मंगल से कम है, मंगल ज्यादा क्रूर है। और चौथा है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये भी शुभ ग्रह की तरह है, लेकिन इसकी कंडीशंस होती है। जब ये सूर्य से दूर होता है तब ये शुभ होता है। मतलब यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जब ये सूर्य के पास आ जाता है इस गोलार्ध में, जैसे यहाँ सूर्य है और चंद्रमा पूर्णिमा तो यहाँ होता है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो होती है उसमें यहाँ होता है, वहां से लेकर अष्टमी तक ये यहाँ पहुंच जाता है। और अमावस्या तो यहाँ सूर्य के पास होता है, अमावस्या पे चंद्रमा यहाँ होता है, मतलब अष्टमी पे चंद्रमा यहाँ होता है। तो इस गोलार्ध में जब चंद्रमा रहता है मतलब सूर्य से दूर, मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक, तब चंद्रमा शुभ होता है। और चंद्रमा यदि कुंडली में शुभ भाव प्रभाव में हो, शुभ भाव का स्वामी हो, तब चंद्रमा शुभ होता है। यानी ये गुरु शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। मंगल सूर्य क्रूर है, जिसमें मंगल को ऊपर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मंगल ज्यादा क्रूर है। और चंद्रमा और बुध ये दोनों ग्रह परिस्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ होते हैं, शुभ या अशुभ। मूलतः तो ये शुभ ग्रह हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ भी हो सकते हैं। चंद्रमा के बारे में मैंने बता दिया। बुध के बारे में मैं बता देता हूं कि बुध अगर कुंडली में कारक होता है, शुभ ग्रहों के साथ या प्रभाव में होता है तो बुध शुभ होता है। लेकिन बुध चूंकि संगति का असर इस पर ज्यादा पड़ता है, इसलिए बुध स्वभावतः किसी भी संगति में जाने पे जिस ग्रह का जैसी प्रकृति होती है उसके साथ जाने पे वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसके अलावा शनि, राहु और केतु ये तीनों जो हैं स्वभावतः अशुभ है, पाप ग्रह बोलते हैं इनको, पाप ग्रह। हालांकि केतु के बारे में जो नए ज्योतिषी हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं, नया जो एस्ट्रोलॉजी के नए विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये एक शुभ ग्रह है, इसको अशुभ ग्रह या पाप ग्रह करना अनुचित है। लेकिन ये सब डिस्कस हम लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी में करेंगे कि केतु कहाँ शुभ होता है, कहाँ अच्छे प्रभाव देता है। स्वभावतः केतु उपद्रवी ग्रह है और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसने उसको पाप ग्रह ही माना है। तो ये तीनों पाप ग्रह हैं, ये दोनों शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। मंगल और सूर्य क्रूर हैं, चंद्रमा बुध जो है शुभ या अशुभ होते हैं परिस्थिति के अनुसार। ये चारों ग्रह आपस में अति मित्र हैं, मित्र अति मित्र। सूर्य मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ये चारों ग्रह जो हैं ये आपस में फ्रेंड है, ये ग्रुप है। और शुक्र शनि राहु केतु जो है ये भी आपस में फ्रेंड है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। ये एक ग्रुप 1 है तो ये ग्रुप 2 है, ये ग्रहों का ग्रुप है। बुध इस ग्रुप का मित्र है, मतलब बुध इस ग्रुप में तो है, इन चारों में बुध भी शामिल है। मतलब चार ये जो देवता प्रकृति के ग्रह है, गुरु को देवता माना जाता है, मंगल को देवता माना जाता है, सूर्य को देवता माना जाता है, चंद्रमा को
देवता माना जाता है। हालांकि देवता शनि को भी माना जाता है, लेकिन और शुक्र को भी देवता माना जाता है, दैत्यों, लेकिन दैत्यों के गुरु हैं और इनको माइथालजी में एक इनको अलग स्थान दिया गया है। और वो एक बड़ी चर्चा है। लेकिन आप ये समझिए कि बुध, शुक्र, शनि, राहु ये एक ग्रुप है कुंडली में, ये दो अलग अलग ग्रुप है। बुध, शुक्र, शनि, राहु के एक ग्रुप है, गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्र एक ग्रुप है। ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। G1 इसको मान लीजिए और इसको G2 मान लीजिए, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। लेकिन इसमें बुध बुध जो है, बुध को मैंने बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि बुध जो है सूर्य का मित्र है और गुरु का सम है, और मंगल और चंद्रमा से शत्रुता रखता है, अति शत्रु है। मतलब इस ग्रुप में ये सूर्य का मित्र भी है और गुरु से सम व्यवहार भी रखता है। तो ये इस ग्रुप का सदस्य होने के बावजूद भी इस ग्रुप से थोड़ा सा अटैच है। बाकी ये ग्रुप इस ग्रुप का परम शत्रु है। उसमें कुछ लोग गुरु कहते हैं कि गुरु और शनि सम व्यवहार करते हैं, लेकिन स्वभावतः मूलतः प्रकृति में ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। यह ग्रुप इस ग्रुप से शत्रुता रखता है। ये आपको मैंने बता दिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि और कुछ तो बचाना बाकी नहीं रह गया था। हाँ, ये दोनों ग्रह एक दूसरे के ये दो ग्रहों का ग्रुप है। इसमें आगे हम जब बात करेंगे, आप लोगों ने देख लिया, इसके संबंधित चार्ट मैं आपको दूंगा। एक ही चार्ट एक हमारे बड़े भाई योगेश भैया हैं, उन्होंने बनाया है, जो इस पूरे सिलेबस को एक ही चार्ट में कवर कर लेता है, ग्रहों की प्रकृति को। तो आपने समझ लिया कि गुरु शुक्र शुभ ग्रह है, मंगल और सूर्य क्रम से क्रूर है, मंगल ज्यादा क्रूर, सूर्य कम क्रूर, चंद्रमा और बुध प्रकृति से शुभ है लेकिन परिस्थितिवत अशुभ हो सकते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह जो हैं ये पाप ग्रह माने जाते हैं। तो आप इसके बाद अच्छा, मित्रता के बारे में आपने समझ लिया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु का एक ग्रुप है, बुध, शुक्र, शनि, राहु का एक ग्रुप है। लेकिन बुध को बीच में इसलिए रखा गया क्योंकि ये गुरु से सम और सूर्य से मित्रवत व्यवहार करता है। तो ये ये ग्रुप जो है इस ग्रुप का शत्रु है। अब इसमें लोग कहते हैं कि गुरु मानते हैं, गुरु और शनि एक दूसरे से सम व्यवहार करते हैं, और शनि जो है वो गुरु से सम व्यवहार करता है। गुरु शनि से नहीं सम व्यवहार करते हैं, लेकिन शनि गुरु से सम व्यवहार करता है। इसके बारे में एक श्लोक है कि शनि क्षेत्रे यदा जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान वृद्धि करो, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। मतलब गुरु की राशि में यदि शनि हो और शनि की राशि में गुरु हो, तो जहां शनि उस स्थान की वृद्धि करता है वहीं गुरु उस स्थान की हानि करता है। इस श्लोक के आधार पर ऐसा माना जाता है कि शनि जो है वो गुरु से सम व्यवहार करता है, लेकिन गुरु शनि से सम व्यवहार नहीं करता। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया कि ग्रहों का व्यवहार क्या है और ग्रहों की प्रकृति क्या है। एस्ट्रोलॉजी के इस बेसिक के लेसन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कि पढ़ानी तो चाहिए आगे, लेकिन मैं इसी में बताता हूं आपको। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी का ये बेसिक सेशन यहीं पे खत्म है, क्योंकि जब सभी बेसिक जरूरी चीजें आपको बता दी गई हैं। आगे हम कहीं और संपर्क करेंगे। जो लग्न कुंडली हमारी होती है, जो लग्न कुंडली हमारी होती है
हम सबकी, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो हमसे कहता है कि आपके एक कारक ग्रह है, लोग समझ नहीं पाते हमारे कारक ग्रह को। मान लीजिए आपका लग्न मेष है, मेष है, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12, ये जो त्रिकोण है ना, इस गोले में जो 120 डिग्री पे पड़ता है, यहाँ पे अगर 0 डिग्री से शुरू किया जाए आपको तो यहाँ 120 डिग्री पड़ता है, यहाँ 240 डिग्री पड़ता है। ये जो त्रिकोण है यही आपके शुभ स्थान है। इन त्रिकोणों के स्वामी आपकी कुंडली में शुभ होते हैं। आप कोई भी अगर आपको रत्न सजेस्ट किया जाता है या आपके कारक ग्रहों की बात की जाती है तो इसी त्रिकोण की बात की जाती है। मतलब मेष राशि में यहाँ सिंह है तो सूर्य, यहाँ गुरु है, धनु है तो गुरु, और यहाँ मंगल, मतलब मंगल आपका लग्नेश है, सूर्य आपका पंचमेश है और गुरु आपका भाग्येश है। यही 3 कुंडली के शुभ ग्रह होते हैं। ठीक है, परिस्थितिवश दशम भाव का स्वामी भी हो सकता है, चतुर्थ भाव, जैसे यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, कर्क राशि है, यहाँ का स्वामी चंद्रमा है, तो ये आपका शुभ ग्रह होगा क्योंकि ये मंगल का मित्र है, ये दोनों मित्र हैं, इसलिए शुभ हो। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इन दोनों खानों पे ही ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली का ये 5वां भाव जो होता है, आपकी लग्न कुंडली में 5वां भाव और 9वां भाव भाग्य भाव, उसी के स्वामी आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव रखने वाले ग्रह होते हैं। अब मान लीजिए, तो आपने देखा कि मैंने बताया था कि सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु मित्र हैं, तो आपने देखा कि यहाँ अगर मेष लग्न होता है यानी मंगल अगर लग्नेश होगा तो उसी का मित्र सूर्य पंचमेश होगा और उसी का मित्र गुरु जो है वो भाग्येश होगा। अब अगर यहाँ वृष लग्न हो, वृष, इसका स्वामी है शुक्र, यहाँ शुक्र लग्नेश होगा तो यहाँ 6 होगा और यहाँ 10 होगा। इस भाव का स्वामी जो हुआ वो बुध होता है और इस भाव का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। आपने देखा कि मैंने बताया था सूर्य बुध शुक्र शनि राहु केतु मित्र हैं। शनि को राहु केतु तो किसी भाव के स्वामी होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। मैंने बताया था बुध शुक्र शनि एक ग्रुप है मित्रों का। तो अगर यहाँ शुक्र आपका लग्नेश हुआ तो आपका पंचमेश बुध होगा और भाग्येश शनि होगा। अगर यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 लिखा हो मतलब यहाँ मिथुन राशि, यहाँ मिथुन राशि हो मतलब आपका लग्न मिथुन है तो इसका स्वामी है बुध। यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसका स्वामी शुक्र हो जाएगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा, स्वामी शनि। आपने देखा कि अगर बुध आपका लग्नेश होगा तो आपके शुक्र और शनि पंचमेश भाग्येश होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ शनि की राशि होती यानी 10 होता तो ये 2 हो जाता और ये 6 हो जाता, यहाँ बुध हो जाता, यहाँ 2 यानी शुक्र हो जाता। समझ रहे? तो जो ग्रहों की मैत्री जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने बताया कि मित्र ग्रह क्यों होते हैं। तो अगर जिस वर्ग का, जैसे 2 ग्रुप मैंने बताया, उसमें से जिस ग्रुप का लग्न होगा आपका, उसी ग्रुप के स्वामी, उसी ग्रुप के सदस्य आपके 5म और 9म भाव के स्वामी होंगे। एक उदाहरण और बताता हूं दूसरे ग्रुप का, पहले ग्रुप वाले ग्रुप का, सूर्य चंद्र मंगल बुध का। आपने मेष लग्न देखा, मान लीजिए कर्क लग्न हो, यहाँ 4 कर्क लग्न, इसका स्वामी चंद्रमा है, यहाँ 8 होगा, इसका स्वामी मंगल है, यहाँ 12 होगा, इसका स्वामी गुरु। यहाँ 5 अगर सिंह की राशि हो, सूर्य की राशि हो, सूर्य, तो यहाँ 9 होगा जो कि गुरु की राशि है और यहाँ 1 होगा जो कि मंगल की राशि है।
इस त्रिकोण को हमेशा ध्यान रखें। इसके जो स्वामी होते हैं आपस में मित्र होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं और एक कुंडली के सबसे कारक ग्रह होते हैं। जब भी किसी को कुंडली दिखाएं इस त्रिकोण को अवश्य ध्यान में रखें। मैं देखता हूं कि कई लोग होते हैं कर्क लग्न की और शनि की दशा आती है तो नीलम पहन लेते हैं। उनको ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो नीलम पहना देते हैं। जब कर्क लग्न होगा ना भाई, जब कर्क लग्न आपका होगा 4 तो इस भाव का स्वामी होगा शनि और इस भाव का, इन दोनों, ये मारक भाव बताया था मैंने और ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भाव अष्टम भाव, इन दोनों का स्वामी होगा शनि। और अगर आप शनि के रत्न पहन लेंगे, भले ही उसकी महादशा चल रही है, कष्ट में आ जाएंगे। या यहाँ सिंह लग्न हो तो यहाँ 11 होगा तो भी शनि यहाँ का स्वामी होगा और यहाँ का स्वामी छठे भाव का स्वामी होगा, रोग ऋण शत्रु भाव का। और शनि जो है वो सूर्य लग्न, जैसे यहाँ इस लग्न में कर्क चंद्रमा का अति शत्रु है शनि, वैसे सूर्य का अति शत्रु है शनि। अगर यहाँ सिंह लग्न होता तो भी शनि अति शत्रु होता। तो आप समझें कि आपको जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाना है तो इतनी चीजें आप समझ लें, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको कुछ भी बताए। हालांकि डराने वाले ज्योतिषी के पास आप जब जाएंगे तो किसी न किसी तरह से आपको डरा देगा, तो लग्नेश की दशा से ही आपको डरा देगा। जैसे लग्नेश की दशा से कैसे डराते हैं इसका भी एक एग्जांपल आपको बता दें, पता तंत्र से। इसके बाद इस चैप्टर खत्म करता हूं मैं। जैसे यहाँ 1 है मान लीजिए लिखा हुआ, मेष लग्न है, मंगल आपका लग्नेश है, मेष लग्न है, तो 8 जो राशि है ना वो भी मंगल की राशि है। अगर ज्योतिषी आप डराने वाला होगा तो आपको कह देगा, आपकी जैसे लग्नेश की महादशा चल रही है वो कह देगा अष्टमेश की महादशा चल रही है, बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है आपके ऊपर। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये मंगल और शुक्र के साथ ही होता है, यहाँ 8 हो तो यहाँ होगा मंगल की राशि, यहाँ भी 8 है, मंगल इसका आपकी राशि का स्वामी वृश्चिक राशि है, उसकी दूसरी राशि जो है मेष वो छठे भाव में पड़ती है। आपकी मंगल की दशा चलेगी, डराने वाला आपको बोल देगा कि आपके छठे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, आप बहुत भयंकर बीमार पड़ने वाले। इसके अलावा अगर मान लीजिए तो सब, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी ज्योतिषी से मिलते हैं या अपनी समस्या लेने आते हैं तो पहले उस सही व्यक्ति का चुनाव अवश्य करें। यहाँ पे मान लीजिए वृष आपका लग्न है तो शुक्र आपका स्वामी है, शुक्र आपका लग्नेश है, उसकी दूसरी राशि जो है 7 तुला, ये छठे भाव में पड़ती है। फिर बहुत लोग संशय में पड़े रहते हैं कि अगर मैं शुक्र के लिए अंगूठी पहनूंगा तो मेरा 7वें भाव 6ठे भाव का फल, मैं बीमार पड़ने लगूंगा, या शुक्र की महादशा चल रही है तो मेरी षष्ठेश की महादशा चल रही है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 7 रहे, शुक्र का तुला लग्न अगर यहाँ रहे तो उसकी दूसरी राशि यहाँ अष्टम भाव में ठीक मंगल की तरफ पड़ती है, तो भी लोग डरते हैं कि मेरी शुक्र की दशा चल रही है, मेरे अष्टमेश की लग्नेश की दशा अच्छी होती है, वो चाहे किसी भाव का स्वामी रहे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। एडवांस लेवल में तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम बेसिक को ही खत्म कर रहे हैं। एक चीज और बता देते हैं, एक चीज और जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं लाल किताब के बारे में, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लाल किताब क्या मानती है? हमारे
जो एक और पैनलिस्ट थे सुरेश जी, वो इस समय निजी परेशानियों से कुछ घिरे हुए हैं, तो अभी वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाल किताब के बारे में एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस को वो जरूर ज्वाइन करेंगे। सुरेश जी लाल किताब के अच्छे अध्येता हैं, अच्छे एक एक्सपर्ट हैं। वो आगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब के बारे में हमें जरूर बताएंगे। हमारे एक और मित्र हैं सूरज उपाध्याय, सूरज उपाध्याय ग्रुप में हैं, और सूरज जी जो हैं वो अपने आप में एक बेहद ही ज्ञानी और धर्म के रिचुअल्स के बारे में जानने वाले एक बेहद ही समझदार और विद्वान व्यक्ति हैं। वो हमें पूजा विधियों के बारे में एडवांस एस्ट्रोलॉजी में गेस्ट लेक्चर देंगे। कम से कम मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 क्लासेस लें, जिसमें हम, और सुरेश जी को मैं आग्रह करूंगा कि एडवांस में वो हमारे लाल किताब के बारे में हमें बताएं। लाल किताब के बारे में बेसिक में बता देता हूँ। लाल किताब जो है काल पुरुष की कुंडली पे आधारित है। लाल किताब काल पुरुष की कुंडली पे आधारित है। वो ये मानती है कि कोई भी कुंडली हो, कुंडली ऐसी ही होती है, उसमें लग्न वगैरह नहीं होता। मान लीजिए उसमें सूर्य यहां है, तो भले ही ये मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, सॉरी कुंभ लग्न की कुंडली है, तो यहाँ 5 आएगा, सूर्य अपनी ही राशि में बैठा होगा। लेकिन लाल किताब ऐसा नहीं मानती। सूर्य, लाल किताब ये मानती है कि 7वें भाव में सूर्य है तो नीच के जैसा फल देगा। तो लाल किताब बेस्ट एस्ट्रोलॉजी जो होती है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लाल किताब बेस्ट एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो भावों पे आधारित होती है। उसमें ये नहीं माना गया है कि, हालांकि उसमें ये वर्णन है, लेकिन उसके फल कथन में ये नहीं माना जाता है। उसमें माना जाता है कि सूर्य अगर पहले भाव में है तो अच्छा है, कारक है, भले किसी राशि में हो। हालांकि उसके नेगेटिव फल भी उसमें बताए गए हैं, वो एक बड़ा आगे का हुआ। तो लाल किताब ज्योतिष के अनुसार कुंडली यही होती है, जो काल पुरुष की कुंडली है, जो केपी सिस्टम की कुंडली है, जो ये भचक्र है, वही लाल किताब कुंडली है। ये 0 डिग्री से शुरू होके 90, 180, 270 और 360, ये भचक्र जो है काल पुरुष की कुंडली है। और ये हमारे अंग है, ये मुख है, ये मस्तक है, ये मुख है, ये गर्दन है, ये छाती है, ये हृदय है हमारा, ये हृदय के नीचे का भाग, ये हमारे जननांगों का भाग, ऐसे ऐसे करके ये हमारे पैर तक और तलवे तक। तो जो काल पुरुष के अंग हैं वही काल पुरुष की कुंडली है, वही लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है। इसके बारे में आपको सुरेश जी एडवांस एस्ट्रोलॉजी में विस्तार से बताएंगे। तो हम आज का ये सेशन खत्म कर रहे हैं। बेसिक की क्लासेस का ये अंतिम किस्त, अंतिम इंस्टॉलमेंट खत्म कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है बेसिक में कुछ प्रश्न छूट गया है या कुछ बताने लायक छूट गया है। बाकी एस्ट्रोलॉजी असीम है, इसके कई विभाग हैं, इसके कई उप विभाग हैं, जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र जिसमें हस्तरेखा और शारीरिक लक्षणों से, फिर अंक शास्त्र जिससे आजकल मॉडर्न न्यूमरोलॉजी हुई है, फिर उसके बाद लाल किताब एक उसका पार्ट है, केपी सिस्टम है जो कि नक्षत्रों पर आधारित है, और भी बहुत सारे ऐसे विधान हैं जो प्रचलित हो गए हैं। उनके बारे में हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जानने की कोशिश करेंगे। अष्टक वर्ग क्या है, नवमांश कुंडली क्या होती है, दशमांश कुंडली क्या होती है, अन्य जो चक्र होते हैं वो किस चीज को
बताते हैं, क्या सिग्निफिकेंट है उनके, इसके बारे में हम जानेंगे। और एडवांस एस्ट्रोलॉजी में हम जानेंगे कि हम कुंडली कैसे देख सकते हैं और कुंडली का फल कथन कैसे कर सकते हैं। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा ज्ञान है, उससे मैं आपको बताऊंगा। अभी तक करीब 24 लोगों ने उसके लिए इनरोल किया हुआ है। उन 24 लोगों को एक हमने अलग ग्रुप बनाया है, क्लोज ग्रुप है, उसमें जोड़ा है। और वो लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी के लिए सीखने के लिए तैयार हैं या इच्छुक हैं। आप में से अगर कोई इच्छुक है या तैयार है तो उसके लिए इनरोल करें और मुझसे संपर्क करें। उसकी क्लासेस हम जल्दी ही शुरू करेंगे और हम चाहते हैं कि उसमें भी अधिक से अधिक मित्र जुड़ें ताकि आनंद बना रहे। हालांकि 24 लोग भी कम नहीं हैं। जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जो लोग सीख के आगे साथ में काम करना चाहेंगे उनको पहले इसी ग्रुप में कुछ दिन जोड़ के उनको जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो लोगों की समस्याओं का अपने ज्ञान से समाधान करें, सीखें और सिखाएं। फिर आगे हम ऐप बिल्डिंग की प्रक्रिया में हैं और ऐप बिल्डिंग के साथ हम एक इसको पैनल बना के काम करेंगे। ऐप सबके लिए निःशुल्क होगा, हमारा अपना ऐप होगा और जो उसकी प्रीमियम सर्विसेज चाहेंगे उनके लिए बाद में सोचा जाएगा। अभी तो सब कुछ निःशुल्क रहेगा। आप लोग अपने ग्रुप का अपना ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके अपने ऐप पे अपनी कुंडली बनाएंगे, अपने ऐप पे रोजाना अपना राशिफल देखेंगे, अपने ही ऐप पे आप कह सकेंगे कि ये जो ऐप है ये हमारे ग्रुप का ऐप है। हम 5-6 हज़ार लोग जो अभी तक जुड़े हुए हैं, ये हमारा ऐप होगा और इन सारे ग्रुप के मेंबर्स को उसकी बहुत सारी प्रीमियम सेवाओं का भी फ्री एक्सेस दिया जाएगा और फिर बाकी देखा जाएगा आगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं यात्रा से लौट के फिर आपसे जुड़ता हूँ।